स्टूडेंट, अ वेरी वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बेटा 2-3 दिन आपकी क्लासेस नहीं चल पाई कुछ टेक्निकल एरर के कारण, तो इसके लिए हमें खेद है। आप लोगों ने इतना भरोसा बनाए रखा, आप लोग इतना साहस बनाए रखे, इतना पेशेंस बनाए रखे, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, तो आज से हम आपकी बेटा कंटिन्यू क्लासेस करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी क्लासेस टाइम से हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहला हमने आपको फोर्थ पेपर हम आपको पढ़ा रहे थे। फोर्थ पेपर आपका है इन्वायरमेंट, जो कि ऑप्शनल है। तो फोर्थ पेपर में हमने आपको पर्यावरण के बारे में नॉर्मल सी चीज़ें बता दी थी कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण में हमने देखा था बेटा कि पर्यावरण को हमने बताया कि परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, अर्थात जो चारों ओर से घिरा हुआ है उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अर्थात जो चारों ओर से हमें घेरा हुआ है। अगर हम देखें इसको तो यह इन्वायरमेंट जो होता है, आप कहोगे हिंदी में तो परिधन आवरण हो गया, बट अगर इंग्लिश में इसको हम कहें तो कैसे कहेंगे। इंग्लिश में यह फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से मिलकर बना है। इन्वायरनर का अर्थ होता है कि नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है बेटा पास पड़ोस, मतलब हमारे पास पड़ोस में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमको घेरे हुई हैं या एक दूसरे से घिरी हुई हैं, उसे ही हम कहते हैं पर्यावरण। तो आपका सेकंड टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाए, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए पर्यावरण की अब देखते हैं बेटा। सेकंड टॉपिक है आयाम, मतलब पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण के घटक, एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एस्पेक्ट्स हम देखते हैं क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तो आयाम क्या होते हैं। तो आयाम वह होते हैं बेटा जो कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर बनी होती है वही उसके आयाम होते हैं। ठीक है, देखते हैं आयाम का मतलब। अब देखते हैं पर्यावरण के आयाम हमें देखना है कि पर्यावरण के आयाम कितने हैं। तो पर्यावरण के आयाम अगर मुख्यतः हम देखते हैं तो यह मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो जो आपका, अगर हम एक एक करके देखते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है। जो आपका लिथोस्फीयर है बेटा, स्थल मंडल है। स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, क्योंकि आप पृथ्वी पे रहते हो, पर्यावरण आपको घेरे हुआ है पृथ्वी पे। तो इसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, जिसका निर्माण शैलों और चट्टानों से हुआ है। इसी को हम कहते हैं, अगर हिंदी में आप देखोगे, इसको कहते हैं भूपर्पटी। इट मीन्स आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। अगर हम यह देखते हैं कि जो हमारा लिथोस्फीयर है यह पृथ्वी का कितना परसेंट है, क्या पूरा लिथोस्फीयर है? नहीं, पूरा लिथोस्फीयर तो नहीं हो सकता। जैसे आपके घर में ही अगर कहा जाए, आप लोग 2 भाई बहन हैं या 3 भाई बहन हैं, तो उसमें अगर आपको देखा जाए तो जो आपके माँ बाप का प्रॉपर्टी है जो भी है, तो वो सबका हिस्सा होता है। इसी तरह ये जो पृथ्वी की है, ये चारों बच्चे हैं उसकी प्रॉपर्टी है। तो एक एक हिस्से की प्रॉपर्टी कुछ लोगों जो ज़्यादा मेहनत करके ले लिए वो ज़्यादा ले लिए, कुछ लोग कम लिए हैं। तो इसी भाग को हम देखते हैं। तो स्थल मंडल में बेटा पृथ्वी का लगभग 1/3% इन्होंने लिया है। जो आपके स्थल भाई हैं, स्थल मंडल हैं, लिथोस्फीयर इनका नाम हो गया है इंग्लिश में, हिंदी में इनको कहा जाता है स्थल। तो जो आपके स्थल मंडल भाई जी हैं, ये पृथ्वी का लगभग, जो अपनी पृथ्वी माता हैं उनकी अपनी माँ का लगभग 1/3% अर्थात 29% ही इनको मिला है। तो 29% अगर हम कहेंगे कि जो लिथोस्फीयर जी हैं, स्थल मंडल जी हैं, ये किस चीज़ से मिलकर बने हैं, कैसे इनका निर्माण होता है। तो जो हमारे धरती पे, जो हमारे पृथ्वी पे शैल और विभिन्न प्रकार के चट्टाने हैं, तो उसी से ही लिथोस्फीयर का निर्माण हुआ है। जब विभिन्न प्रकार के शैल टूटते हैं, विभिन्न प्रकार के चट्टान टूटते हैं, तो हमारा स्थल मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपने स्थल मंडल को आई होप समझ लिया होगा। स्थल मंडल पृथ्वी का लगभग 1/3% है, 29% है। यह लार्जेस्ट लेयर या आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। अगला है बेटा आपका जल मंडल।
ठीक है। अब लिथो जी तो गए, बड़े थे सबसे। अब इनके बाद इनका छोटा भाई या बहन आ गया जल, जिसका नाम है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर अगर हम देखते हैं तो जलमंडल थोड़ा इन्होंने ज़्यादा कवरेज एरिया कवर कर लिया है, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा लोगों को समझ में आती है, क्योंकि ये लोगों को कहा जाता है कि जीवन दान भी देते हैं। तो जलमंडल को आप देखिए, तो जो जलमंडल है बेटा, यह किससे मिलकर बना है? तो जलमंडल में अगर आप देखोगे तो जितने जल के आप सोर्स हो जाते हैं, जल के सोर्स का मतलब ये है कि जैसे आपके सागर हो गए, ओशियंस, तो अगर आप देखोगे सेवन ओशियंस होते हैं। तो ओशियंस, सागर, महासागर, झरने, तालाब, नदियाँ, छोटे से लेकर बड़े तक जितनी भी जल के सोर्स हैं वो आपके सारे के सारे हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। अगर हम देखते हैं तो यह पृथ्वी का 2/3%, ये एवरेज आपसे पूछा जाता है, कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि यह पृथ्वी का कितना भाग है, 2/3 पार्ट्स है। बट इसको अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो 71% आता है। तो जितना जलमंडल है, तो अगर क्या आप कहोगे कि क्या ये सारे के सारे उपयोग में हैं? नहीं, सारे के सारे नहीं। जो हमारे मनुष्य को, जीवधारियों को जल पीने के लिए मात्र बहुत, देखिए इसका बहुत ही कम भाग जीवधारियों को पीने के लिए काम में आता है। अगर हम इसका भाग देखते हैं तो 0.09% जो होता है वह सिर्फ हमारे पीने के योग्य काम आता है। ठीक है। तो अगला है आपका वायुमंडल। आपने स्थलमंडल में देखा कि इसका निर्माण शैलों और चट्टानों के टूटने से हुआ है। जब विभिन्न प्रकार के शैल टूटे, खनिज, चट्टान जब टूटने लगे तो हमारा स्थल धीरे धीरे एक धरातल की तरफ बनने लगा, उसी को हम कह दिए कि हमारा क्या है, स्थल है। दूसरा, अब यह पृथ्वी का लगभग 1/3% है, इट मीन्स 29% है। अब दूसरा आपके भाई उसके थे जलमंडल। जलमंडल जी ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश की, 2/3% ले लिया, बट इन्होंने पीने योग्य जल बहुत ही कम बनाया है। इसीलिए कहते हैं कि पानी बचाओ जीवन बचाओ। अगला है आपका वायुमंडल। चलिए, अब इनके एक भाई हैं जल थे, अब एक बहन आ गई हैं वायु। वायु भाई ही हैं, समझ लीजिए वायु देवता होते हैं। तो चलिए एटमॉस्फेयर हम देखते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो देखिए, एटमॉस्फेयर का मतलब है कि वह हमारी धरती का वह भाग जो हमें गैसों की तरह, गैसों से घिरे हुआ है। वायुमंडल में अगर आप देखोगे तो वायु जो हमारी बनती हैं वो विभिन्न प्रकार की गैसों से ही बनती हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि वायु में जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन क्या है, O2 है, गैसी है। अगर आप CO2 छोड़ते हो, CO2 क्या है बेटा, गैसी है। तो देखते हैं कि जो आपका वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो विभिन्न प्रकार के गैसों से घिरा हुआ मंडल है। तो विभिन्न प्रकार की गैसें कौन सी हैं, कौन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, कौन सी सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे, अगर हम ज़्यादा मात्रा में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम सिंबल N2 से प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन हमारे यहाँ, अगर इसका एवरेज हम निकालते हैं तो 78% है। अगर 100 में से आप 78 इसी को निकाल दीजिए तो सबसे ज़्यादा भाग आई होप कि यही हो गया है। उसके बाद है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 20.9%, मतलब है ज़्यादा ये भी, बट ये नाइट्रोजन से काफ़ी कम है। उसके बाद आपका हो गया आर्गन। आर्गन को हम देखते हैं, कहीं देखिए आप लोग CO2 को कह देते हो तीसरे पे, लेकिन बट ये आर्गन है तीसरा पॉइंट। आर्गन में क्या है, 0.9% आपके यहाँ क्या है, आर्गन है। अगला है आपका CO2। CO2 सबसे कम मात्रा में है किसमें, हमारे वायुमंडल में। तो आपने देखा कि वायुमंडल क्या है, विभिन्न प्रकार के गैसों के द्वारा घेरा, पृथ्वी का वह भाग जो विभिन्न प्रकार के गैसों के द्वारा घिरा हुआ है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, कुछ गैसें सबसे ज़्यादा मात्रा में, कुछ गैसें सबसे कम मात्रा में, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। अगला हम देखते हैं जैवमंडल क्या होता है, बायोस्फीयर। जैव का मतलब आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, स्फीयर का मतलब वही जहाँ पे जब विभिन्न प्रकार के चारों ओर हमारे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसे ही हम कहते हैं जैवमंडल। अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, जैवमंडल ही है। इसको अगर हम अपनी सुविधा के अनुसार देखें, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है वनस्पति जगत, मतलब प्लांट किंगडम,
दूसरा है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आपके छोटे से बड़े लेकर जितने भी जीव आ जाएंगे तो वो सारे क्या आ जाएंगे, मतलब एनिमल किंगडम में। जैसे आप देखते हो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जितने भी आपके एनिमल आ जाएंगे, छोटे से बड़े जीव लेके स्तनधारी से लेकर जितने भी जीव हैं वो आपके एनिमल में आ जाएंगे। बट अगर हम पादप जगत में देखें, प्लांट किंगडम में देखें, तो प्लांट्स में आपके हर्ब से लेकर जितने भी छोटे से लेकर बड़े प्लांट्स तक, मतलब वनस्पतियों से लेकर पौधों तक के आपके पूरे आपके कितने इसमें आते हैं जैवमंडल। जैवमंडल की अगर हम पूछे संरचना कौन करता है, जैवमंडल की रचना कौन करता है, तो आप बताओगे कि जैवमंडल की रचना मुख्यतः प्लांट जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ही मिलकर करते हैं। तो आपने को एक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये जो हमारा पर्यावरण है वो इन आयामों से मिलकर बना है। तो इसको अगर हम एक एक डिटेल करके देखें तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको आप समझ लीजिएगा और इसको एक बार परसेंटेज इसका ज़रूर याद कर लीजिएगा कि इसका परसेंटेज क्या हो सकता है। अगला है आपका टॉपिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जानने से पहले हम जानेंगे इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी क्या होती है। पहले हम पारिस्थितिकी तंत्र तो पढ़ेंगे नहीं, पहले आपके टॉपिक में तो पारिस्थितिकी तंत्र है, बट हम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होती है। तो पारिस्थितिकी हो है बेटा जो इको प्लस लॉजी, इको प्लस लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। जिस इको का अर्थ होता है इकोसिस्टम, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड इकोलॉजी। जब हम इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोसिस्टम अगर हम देखते हैं तो जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं उसको हम पी ओडम जी को कहते हैं। पी ओडम जी जो हैं वो फादर ऑफ इकोलॉजी, मतलब इन्होंने ही इकोलॉजी का क्या किया था, खोज किया था, इकोलॉजी शब्द का निर्माण किया था। अगला है आपको, अब हम देखते हैं जैसे हमने कहा इकोसिस्टम इज द फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर। मतलब अगर अब इकोलॉजी आपने देख लिया तो इकोलॉजी क्या है, इको प्लस लॉजी मतलब स्टडी ऑफ इको सिस्टम। ठीक, अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। आपके टॉपिक में ही इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है परस्पर जीवों की अंतःक्रिया का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। परस्पर जीवों की अंतःक्रिया, इसका क्या मतलब है, मतलब जो हमारे धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो उनमें इंटरेक्शन होता है। अंतःक्रिया का मतलब होता है कि वो हम उस पर निर्भर हैं और वो हम पर निर्भर है। इसके पहले भी एक टॉपिक आपका था, इसमें नहीं अंतःक्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तभी इस धरती पे उनका जीवन संभव है। तो देखिए जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, तो वो जो इकोलॉजी इकोलॉजी जो है हमारा, इकोलॉजी ही, इकोलॉजी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस इको का मतलब होता है सिस्टम, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जब हम पूरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं इको सिस्टम। ठीक है, तो देखिए द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इस यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम जो उनके इंटरेक्शन, जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीवधारी हैं, जो जीव हैं, उनके हम फिजिकल इन्वायरमेंट जब देखते हैं कि एक दोनों कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से संबद्ध है, कैसे अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं इको सिस्टम। ठीक है, तो देखिए थोड़ा आप लोग इसको देखिए, तब से हम पानी, ये आपने देख लिया होगा, थोड़ा पानी पीने गए थे। चलिए, तो अगर हम देखते हैं कि जो आपका इकोसिस्टम है ये सर्वप्रथम किसने दिया, किसने प्रयोग किया, तो जो हमारे अर्नेस्ट हैकल साहब हैं इन्होंने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। तो इन्होंने देखा कि जो हमारे धरती पर हमने देखा इतने प्रकार के पर्यावरण के आयाम हैं, तो इन्होंने देखा कि जो हमारे धरती पर विभिन्न प्रकार के सजीव भी पाए जाते हैं, निर्जीव भी पाए जाते हैं। तो उस सजीवों और निर्जीवों में जो इंट्रैक्शन होता है, जैसे हम देखते हैं कि निर्जीव आपके क्या हो गए, नदी, पहाड़, तालाब, झरने, और सजीव कौन से हो गए बेटा, विभिन्न प्रकार के जीव। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि जो सजीव हैं वो उन पर डिपेंड है और हम लोग किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड। तो एक सिस्टम से पूरा क्या चलता है, एक सिस्टम चलता रहता है कि वो उस पे डिपेंड है, वो उस पे डिपेंड है, एक जिसको हम कहते हैं एक सर्कल सा बन जाता है। इसी को हम कहते हैं, एक शब्द में अगर कहें तो फूड चेन, फूड चेन, फूड वेब, इसी में आता है कि एक दूसरे पे हम किस तरह से निर्भर
हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो परस्पर जीवों की अंतःक्रिया होती है, मतलब कि सजीव और निर्जीवों के बीच होने वाली अंतःक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे अगर सूर्य से रोशनी आ रही है, सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, तो उसे ले कौन रहा है, सजीव ले रहे हैं। पानी अगर तालाब में भरा है, पानी अगर समुद्र में है, तो उसे यूज कौन कर रहा है, सजीव कर रहा है। इससे आपको समझ में आता होगा कि इकोसिस्टम ही हमारा क्या करता है कि एक सजीवों और निर्जीवों में एक अंतर संबंध स्थापित करने की पूर्णतः कोशिश करता है। इकोसिस्टम में बहुत बड़ा आपको नहीं पूछा जाएगा, बाकी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट आप लोग एक करिएगा कि इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि चीज़ें क्या होती हैं। नॉर्मल नॉर्मल से शब्द समझ लीजिए क्योंकि इको, हमने आपको क्या बताया, इकोसिस्टम समझने से पहले हमको इकोलॉजी समझना है। इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी। इको का अर्थ होता है इकोसिस्टम, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात स्टडी ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड इकोलॉजी। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम होता है कि जो परस्पर सजीवों और निर्जीवों में इंटरेक्शन होता रहता है, अंतःक्रिया होती रहती है, उसे ही हम कहते हैं कि यह इकोसिस्टम के तहत हो रहा है। जैसे आप कहते हो कि घास है, घास को कौन खाता है, हिरन खाता है, फिर हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है। तो इसी तरह अगर एक जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी की, एक दूसरे पर निर्भर की, एक दूसरे पर अंतःक्रिया की, इसी को हम कहते हैं इको सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बहुत डीपली है अभी इकोसिस्टम। किसी दिन आप अभी इसको तैयारी कर लीजिए, एक दिन इकोसिस्टम की आपकी पूरी क्लास पढ़ाएंगे, इकोसिस्टम क्या होता है, क्योंकि आगे के लिए भी ज़रूरी है। तो अभी आप पूरा पॉइंट हमको कवर करने हैं। इकोसिस्टम हम आपको अलग से इसके बाद एक एक टॉपिक बना के आपको इकोसिस्टम बताएंगे। अगला है, देखो बेटा, इकोसिस्टम का इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि यह जो हमारे प्रकृति की क्या है, क्रियात्मक इकाई है। जैसे हमारे शरीर की संरचना में कोई क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं, उसी तरह प्रकृति की जो संरचनात्मक इकाई है उसे हम कहते हैं इको सिस्टम। अगला है बेटा, आपने इतना देखा कि जीवों और सजीव और निर्जीव में अंतःक्रिया हुआ। अब देखिए रिलेशन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट, ये आपसे जो रिलेशन है, जो संबंध है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, 110% है कि रिलेशन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। मैन का मतलब मानव, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण। मानव तथा पर्यावरण में संबंध क्या होता है, इसी संबंध को हमें देखना है। तो बेटा आप लोग धैर्य मत खोइएगा, साथ बनाए रखिएगा। जैसे अगर आप लोग साथ दोगे तो मैं आगे ये सारी चीज़ें करने में हमको बहुत एनर्जी मिलेगी। तो आई होप कि आप लोग साथ दोगे। तो चलिए, रिलेशन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। तो मैन मतलब मानव, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। तो अगर आप देखोगे कि हम मैन हैं, आप एक मैन हो ना। मैन और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण एक दूसरे में क्या संबंध है। जैसे हम कहें आपके मम्मी पापा से आपका क्या संबंध है, आपके भाई बहन से आपका क्या संबंध है, पास पड़ोस से आपका क्या संबंध, कहोगे है संबंध, क्योंकि हम कुछ न कुछ चीज़ों के लिए उन पे निर्भर हैं और वो कुछ न कुछ चीज़ों के लिए हमारे पे निर्भर हैं। इसी तरह मैन हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। तो जो मानव है वो पर्यावरण पे अपनी सारी जीवन यापन करने के लिए किस पे निर्भर है, पर्यावरण पे। फूड के लिए जितनी भी वो क्रियाएं करता है डेली लाइफ में, तो वो किस पे निर्भर है। जैसे आप कहोगे क्रियाएं कौन सी करता है, जैसे हमने कहा आप सांस लेते हो, तो सांस लेते हो कैसे, अपने घर में भरे हो गैस, नहीं ना। तो आप कहाँ से, इन्वायरमेंट से ही तो सांस लेते हो बेटा। खाना खाते हो कहाँ से, भोजन करते हो पेड़ पौधों से, इन्वायरमेंट से ही तो। इन्वायरमेंट क्या है, यही सारी चीज़ें तो है, हमने आपको बताया। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे तो आप डिपेंड हो। अब कहोगे पर्यावरण हम पे कैसे डिपेंड है, तो पर्यावरण अगर संतुलित रहेगा, अगर संरक्षित रहेगा, किसके द्वारा रहेगा, मानव के द्वारा। अगर हम कहते हैं कि एक दूसरे की ये क्या है, पूरक हैं, मतलब न तो मानव के बिना पर्यावरण की रचना संभव है, न तो पर्यावरण के बिना मानव की रचना संभव। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि भोजन है लेकिन भोजन को खाने वाला नहीं है, तो भोजन का कोई महत्व नहीं है। आप तो कंप्लीटली भोजन पे डिपेंड हो, चलता है। जैसे भोजन आपका क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और ये आप हो गए। तो भोजन को खाने वाला भी होना चाहिए और खाने वाले के लिए भोजन भी होना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को अंतर संबंधित करती हैं। तो आप अगर पूछता है तो इसमें लिखोगे कि कहीं अगर मानव और पर्यावरण का एक दूसरे के पूरक की तरह हैं, एक दूसरे से बहुत अंतर संबंध रखते हैं। अर्थात मानव अपनी अंतःक्रियाओं के लिए, अपने जीवन जीने के लिए पर्यावरण पे निर्भर है, उसी तरह पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए मानव की अहम भूमिका होती है। पर्यावरण को संतुलित बनाने में या तो असंतुलित बनाने में मुख्यतः कौन योगदान देता है? मानव देता है। तो यही हेडिंग है बेटा, इसको देख लीजिएगा। अभी आपका टेस्ट है, इसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आपका कवर हो जाए। अगला है आपका टॉपिक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में आपकी काफ़ी सी चीज़ें आ जाएंगी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब पर्यावरण का क्षरण। देखिए, अभी तक आपने पर्यावरण बनाया, पर्यावरण को देखा कौन कौन से आयाम हैं। अभी तक आपने पर्यावरण का एक संबंध देखा, एक दूसरे पर कौन से सजीव और निर्जीव कैसे अंतर संबंधित करते हैं। एक आपने देखा कि मानव और पर्यावरण कैसे निर्भर हैं। अब हमें देखना है कि मानव, हमने आपको बताया कि संरक्षित भी करता है, लाभ भी पहुंचाता है और पर्यावरण को हानि भी पहुंचाता है। तो पर्यावरण धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका क्षरण होता जा रहा है, कटाव होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण की जो नॉर्मल सी प्रारंभिक स्थिति थी, जो उसकी पुरानी स्थिति थी, उस स्थिति में अस्थिरता आ गई, उस स्थिति में कमी आ गई। अर्थात हमारे पर्यावरण में जो गिरावट हो रही है, जो कमियां हो रहा है, जो डिक्रीजमेंट हो रहा है, इसी गिरावट को ही हम कहते हैं पर्यावरण क्षरण। अर्थात अगर हम इसको देखते हैं कि मतलब डिक्रीजेज ऑफ इन्वायरमेंट आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिक्रीजेज मतलब डिक्रीज कैसे हो रहे हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। डिक्रीज में अगर हम आपको देखते हैं तो पहला इसमें है डिक्रीजमेंट में, अगर देखें किस कारण से हो रहा है क्षरण, आप कहोगे कि पर्यावरण में कि जो उसके पुरानी स्थिति में या नॉर्मल स्थिति में जो कमियां आ गई हैं, जो पर्यावरण में गिरावट हुई है, तो उसी को हम कहते हैं पर्यावरण के संतुलन में गिरावट हुई है, मतलब पर्यावरण असंतुलित हुआ है। इसी स्थिति को हम पर्यावरण क्षरण कहते हैं। आपको हम नोट्स देंगे, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। नोट्स हम पूरी देने की कोशिश, आपकी एग्ज़ाम तक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए देखिए बेटा, डिग्रेडेशन क्या होता है। मतलब जैसे हम कहें कि आपके बॉडी का डिग्रेडेशन, इतना मतलब आप कहोगे कि मैम धीरे धीरे मेरी बॉडी क्या हो रही है, गिरी जा रही है, मेरा स्वास्थ्य गिरा जा रहा है, तो इसको हम कह देंगे हेल्थ डिग्रेडेशन। तो इसी तरह इन्वायरमेंट का स्वास्थ्य क्या हो रहा है, गिरा जा रहा है। मतलब इन्वायरमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट का हम मानव जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए, डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, वह पर्यावरण को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है। तो इसमें देखिए बेटा कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं। इसमें आप देखोगे तो पहला है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन में अगर आप देखते हैं पर प्रदूषण क्या होता है, तो प्रदूषण वह होता है कि जो हमें दूषित कर रहा है। मतलब प्रदूषण से तात्पर्य है कि ऐसे फैक्ट से या ऐसे कारक से जो हमारे पर्यावरण को दिन ब दिन नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, अर्थात दूषित कर रहे हैं। जैसे हम कहें कि आपके खाने को, अगर एक खाने में मक्खी बैठ जाती है तो आपके खाने को क्या करती है, दूषित कर देती है। उसी तरह प्रदूषण जो है हमारे पर्यावरण को दिन ब दिन उसके डिग्रेडेशन में इंक्रीजमेंट कर रहा है। जैसे अगर हम देखते हैं तो जो हमारा प्रदूषण है मुख्यतः 5 प्रकार से आप छोटे से ही पढ़ते आए हो। 5 प्रकार में आपका पहला आपका प्रदूषण है। अब पहला दूसरा पूरा अगर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अगर इतने प्रकार के अगर हम देखते हैं तो आपके पॉल्यूशन है। ठीक है, तो पॉल्यूशन आपका हो गया। पॉल्यूशन वह है कि जो हमारे पर्यावरण को दिन ब दिन क्या करता रहा है, गिराता जा रहा है। अगला है डिफॉरेस्टेशन। देखिए प्रदूषण हुआ। अब अगला क्या है, डिफॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि निर्वनीकरण। ये तो 100% ही आना है। डिफॉरेस्टेशन क्या है, डी और फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन का मतलब जंगल होता है, डी का मतलब क्या होता है, मतलब जंगलों का कटाव होना। धीरे धीरे जो जंगल कट रहे हैं, जो जंगलों का निरंतर कटाव होता जा रहा है, उसी को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो चलिए, तो इसको आप
डिटेल में लिखना है। कैसे लिखोगी? तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जब हमारे धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनों में कमियां आ जाएं, या मानव अपनी ज़रूरतों के लिए निरंतर वनों की कटाई करता चला जा रहा है, इसी क्रिया को हम कहते हैं निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में, जैसे कि अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में जब वनों की कटाई हो रही थी तो उसमें वन बचाओ का अभियान चला था, वन बचाओ जीवन बचाओ। इसमें आपके मुख्यतः कुछ लोग थे कि जो बहुत आगे आए थे, कुछ लोग अपनी जान भी गंवाए थे। तो ये ऐसा प्रयास था कि जो वनों के कटाव को रोका गया था, कि वनों में भी जान होती है, उसको भी दर्द होता है, आप काटिए मत। तो इसमें आपके मुख्यतः एक थे, क्या कहते हैं, डिफॉरेस्ट। अगर देखेंगे तो वनों के बचाव में कुछ लोग थे जो बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता रखते थे। आप इसको देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें थी इसमें। सिर्फ नॉर्मल सी डिफिनीशन लिखनी है कि आपको डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जब वनों को निरंतर काटा जा रहा है, जब मनुष्य अपने 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 जीवन यापन के लिए या अपने स्वार्थ के लिए निरंतर वनों की कटाई किया जा रहा है, इसी क्रिया को हम कहते हैं निर्वनीकरण। ठीक है, तो इसमें अगर जो अभियान चला था बेटा, तो इसको हम कहते हैं चिपको आंदोलन। मतलब उनका ये कहना था कि अगर हम चिपक जाएंगे पेड़ से, तो अगर पेड़ को काटेंगे तो हमको भी काटेंगे। इसमें मुख्यतः दो लोग आगे आए थे, एक थे सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरे थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी। तो ये दो लोग थे कि जो आगे आए और इस अभियान को आगे बढ़ाने की पूर्णतः कोशिश की थी। इसी में आगे आप ऐड करके लिख दीजिएगा। अगला है नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल डिसास्टर। नेचुरल कैलामिटीज का मतलब है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। देखिए एक एक चीज़ से शुरू हो रहा है। पहले प्रदूषण हुआ, अब क्या हुआ, पहले तो हमने देखा क्या होता है, अब इसकी डिक्रीजमेंट शुरू हो गई है। पहला हुआ पोल्यूशन, दूसरा हुआ डिफॉरेस्टेशन। पहले हमने प्रदूषण फैलाया, फिर हमने क्या किया, वनों को काटना शुरू कर दिया। अब वनों को काटना शुरू किया जैसे, वैसे ही प्राकृतिक आपदाएं आना शुरू हो गई। प्राकृतिक नेचुरल कैलामिटीज का मतलब है कि प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा आती है, या ऐसा नुकसान जो प्रकृति के द्वारा होता है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे अगर आप कहोगे प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी हैं, जैसे बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, तो जो आपके सुनामी लहरें आती हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, नेचुरल कैलामिटीज हैं। क्योंकि ये प्रकृति में परिवर्तन के कारण ही होती हैं। जब प्रकृति में नॉर्मल रूप से परिवर्तन होता जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा का मतलब यही है कि ऐसा नुकसान या ऐसा आपदा जो हमें प्रकृति के द्वारा ही मिलती है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। आपदाएं अगर देखें तो मुख्यतः दो होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा। जैसे आपका प्राकृतिक आपदा में हमने बताया बाढ़, सूखा, है कि नहीं है, और आपका ज्वालामुखी, अगला भूकंप। तो ये सारी चीज़ें आ गई प्राकृतिक। अब मानवकृत आपदा भी होती है। मानवकृत आपदा में जैसे आपके विभिन्न प्रकार की बीमारियां मानव के लापरवाही के कारण फैलती हैं, तो उसे हम कहते हैं मानवकृत आपदा। ठीक है, जैसे आपका कोरोना आया था तो ये प्राकृतिक आपदा ना होकर ये मानवकृत आपदा था। अगला आपका है बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन। मतलब बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बायो का मतलब जीव, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, अर्थात हमारे जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे ही हम कहते हैं। जैसे आपको हम विविधता पढ़ाए थे, समकालीन भारतीय समाज में विविधता पढ़ाए थे। विविधता का मतलब हमने आपको बताया, जब विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय या विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक जगह पर सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए, अपनी अपनी मान्यताओं को मानते हुए और यहाँ अगली संस्कृति का भी सम्मान करते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं विविधता। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब जीवों में। देखिए, तो जो आप लोग सोचते होंगे तो ये सिर्फ विविधता सिर्फ मानव का था। हमने आपको मानव को बताया था कि मानव भिन्न आए थे, विभिन्न प्रकार के देश के लोग आए थे और अपनी अपनी संस्कृतियों को लाए और यहाँ पे विविधता हो गई। तो अगला बायोडाइवर्स मतलब जीवों में भी तो विविधता होती है बेटा। तो अलग अलग प्रकार, देखिए एक ही प्रजाति के, जैसे हमने कहे डॉग्स, देखें तो डॉग्स होता है ना, लेकिन उसमें भी क्या है, अलग अलग प्रकार के डॉग्स पाए जाते हैं। तो उसमें आपको विविधता देखने को मिल रही है। अगर इसमें देखें तो प्लांट्स और
एनिमल दोनों में डाइवर्सिटी है। जैसे पेड़ पौधे हैं, एक ही किस्म के कई पौधे हैं, वो विविधता इनमें किसके कारण आती है? इनमें विविधता क्या होती है? क्लाइमेट के कारण, एडॉप्टेशन के कारण, नीड के कारण। देखें तो जो बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अगला है आपका एक्सटिंक्शन, विलुप्त प्रजातियां। ठीक बेटा, इतना आप थोड़ा समझिए, तब से हम आ रहे हैं। तो हम आपको क्या बता रहे थे? कुछ काम था तो चलिए, हम आपको क्या बता रहे थे? बायोडाइवर्सिटी हमने बताया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक तत्वों में, जैविक पदार्थों में, जीवों में विविधता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग देखने को मिलते हैं, अलग अलग अनुकूलन से देखने को मिलते हैं, अलग अलग बिहेवियर के देखने को मिलते हैं। तो जो एनिमल बिहेवियर है उसको हम कहते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है? कि जो हमारे जीवों का व्यवहार होता है, जैसे मनुष्य का व्यवहार होता है कि हम ये खाएंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, उसी तरह हमारे जीवों का भी क्या होता है? बिहेवियर होता है। ठीक है, तो अगला है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त प्रजातियां। देखिए, नेचुरल कैलामिटी आया, बायोडाइवर्सिटी आया, तो बायोडाइवर्सिटी हमने कहा विभिन्न प्रकार के जीवों में, तो प्रजातियां किसमें है? कुछ ऐसे हमारे धरती पर पाए जाने वाली प्रजातियां हैं जो पहले हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में बहुत बड़ा सहयोग देती थी। जैसे अगर हम आपको एक ऐसी प्रजातियां जो पहले कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, पहले कभी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में पाई जाती थी, बहुत ज़्यादा संख्या में, उनका धीरे धीरे उनका संख्या बढ़ता था, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आई कि ये प्रजातियां ही क्या हो गई? विलुप्त हो गई, मतलब गायब हो गई। ऐसी प्रजातियों को ही हम कहते हैं विलुप्त प्रजातियां, एक्सटिंक्शन। विलुप्त प्रजातियों में जैसे हम आपसे अगर बात करें तो जो पहले आपका गिद्ध हुआ करता था, डायनासोर हुआ करता था, शेर चीता हुआ करते थे। अगर इन चीज़ों को आप गिद्ध को देखोगे तो गिद्ध को कहते थे पर्यावरण का सफाई कर्मी। वो क्या करता था? क्लीनर होता था, इन्वायरमेंटल क्लीनर, मतलब वो पर्यावरण को क्लीन करता था। क्लीन करता था का मतलब अगर हम देखें तो हमारे जीवन का एक चक्र होता है, जन्म और मृत्यु। आदमी जन्म ले रहा है तो मृत्यु भी उसकी हो रही है। ठीक है, तो यही जो जन्म मृत्यु का एक चक्र चल रहा है, तो जन्म मृत्यु में अगर हम देखें तो जो लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो गिद्ध क्या करता था? धीरे धीरे उस चीज को खा लेता था और अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर लेता था। इससे क्या होता था कि जो हमारा सॉयल पोल्यूशन और जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो क्या होता था? हमारे इन्वायरमेंट में नहीं होता था। और वो धीरे धीरे अब क्या है कि रेडिएशन के कारण कहिए या टेक्निकल के कारण कहिए या वैज्ञानिक आधुनिकता के कारण कहिए, तो ये सारी चीज़ें प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो जिससे कारण हमारे पर्यावरण को दिनों दिन नुकसान ही होता जा रहा है। अगला है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का वार्मिंग का मतलब, ग्लोब मतलब पृथ्वी, वार्मिंग का मतलब गर्म होना, मतलब वह दशा जब पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो जा रही है? गर्म होती जा रही है। क्योंकि पहले अगर देखोगे तो पृथ्वी को हम कहते थे एक आग के गोले के रूप में हमने देखा था। क्या थी? बहुत ज़्यादा गर्म थी। लेकिन धीरे धीरे जब प्राणी इस पर निवास करने लगा तो पृथ्वी पे क्या हो गया? ये वार्मिंग जो था वो खत्म होता गया। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो ग्लोबल वार्मिंग हम उसको कहते हैं कि जब हमारे पर्यावरण में, जब हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, मतलब जिस सर्वप्रथम अगर हम देखते हैं CO2, जब विभिन्न प्रकार की गैसें बहुत ज़्यादा पर्यावरण में बढ़ जाएं और एक छावनी सी बना लें। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपके घर में अगर एक ठंडा ठंडा है आपको, लेकिन अगर आप ऊपर से ब्लैंकेट कर लेते हो तो आपको गर्मी सी लगने लगती है। उसी प्रकार ये क्या किया है? एक ब्लैंकेट के रूप में कार्य करता है। ब्लैंकेट के रूप में मतलब ये है कि आपके धरती पे बहुत ज़्यादा ठंडी तो है नहीं, गर्मी ऑलरेडी है, लेकिन जब विभिन्न प्रकार की गैसें उसके ऊपर एक लेयर पे लेयर बनाती जाती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग वह दशा है जब विभिन्न प्रकार की गैसों का हमारे वायुमंडल में एक लेयर सा बन जाता है। तो वो लेयर मोटी लेयर का निर्माण कर देता है और वो लेयर क्या करती हैं? हमारी धरती को धीरे धीरे गर्म कर देती हैं। इसी दशा को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोब का मतलब पृथ्वी, वार्मिंग का मतलब गर्म होना। पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगला है एनर्जी क्राइसिस। अगला है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस का मतलब होता है ऊर्जा हानि। आपको देखते हो कि एक ही चीज
पौधों की ही सिर्फ हानि नहीं होती है बेटा, ऊर्जा की भी हानि होती है। ऊर्जा की हानि का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो हमारे जीवन जीने के लिए सिर्फ जल, वायु, कपड़ा, मकान इन्हीं चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, ऊर्जा की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जब अब ऊर्जा का हम उपयोग ना करके जब उसकी हानि करते हैं तो उसे हम कहते हैं एनर्जी क्राइसिस। अगर आप एक अपने बॉडी में ऊर्जा का रूप देखो, जैसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का गृह कहते हैं। तो अगर इसको देखें तो जो एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होती है? जब धीरे धीरे लॉस हो जा रहा है, जब ऊर्जा का धीरे धीरे मतलब डिटेक्शन हो रहा है, ऊर्जा धीरे धीरे गायब होती जा रही है, ऊर्जा का धीरे धीरे हानि हो रहा है, उसी को हम कहते हैं एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, ऊर्जा का हानि जैसे हम आपसे कहें कि जो एक बिजली है, बिजली बन रही है, तो आप बिजली जला के नॉर्मल सी ही अगर आप देखोगे बिजली जला के छोड़ देते हैं कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, बिजली ही तो है, कौन सा हमारा बिल लग रहा है। इसमें अगर इसको अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा का निर्माण कम हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण कम हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ज़्यादा टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निक से होती हैं। तो ऊर्जा का जो निर्माण हो रहा है, एनर्जी जो क्राइसिस है, इसको हम देखें तो ऊर्जा का एक ऐसा स्तर जब ऊर्जा का बहुत ज़्यादा लॉस होने लगे तो उसी को हम कहते हैं एनर्जी क्राइसिस। अगला है आपका इन्वायरमेंट अवेयरनेस। इन्वायरमेंट इतना चीज़ें हो गई तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है? पर्यावरण डिग्रेडेशन। यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये पर्यावरण क्षरण है, यही है। इन सारी अगर पर्यावरण क्षरण आपसे पूछता है तो आप इन सारी चीज़ों को भी चीज़ें ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, अगला है आपका इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। देखिए इतनी चीज़ें हैं, हमने इतनी चीज़ों को देखा कि ये चीज़ें क्या कर रही हैं? हमारे पर्यावरण को धीरे धीरे नुकसान ही पहुंचा रही हैं, फायदा नहीं पहुंचा रहे। अब हमने देखा कि यहाँ से भी हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो अब हमने क्या किया? एक कार्यक्रम चलाया, एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत हमने लोगों को बताया कि हमें पर्यावरण में क्या करना चाहिए? उसका संरक्षण करना चाहिए। अगर हम उसको संरक्षण नहीं करेंगे तो पर्यावरण में हम रह ही रहे तो हमारा जीवन यहाँ पे रहना संभव नहीं होगा बहुत ज़्यादा दिन तक। तो इसे हमें देखना पड़ेगा, इसका संरक्षित करना पड़ेगा। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसे ही हम कहते हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अर्थात मैनेजमेंट। अब कहोगे मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट हमने आपको पढ़ाया है कि मैनेजमेंट जो प्रबंधन है एक ऐसी व्यवस्था है जो सारी चीज़ों को एक करके चलती है। अगर मैनेजमेंट जो सिस्टम बनाता है तो लोगों को फॉलो करना कंपलसरी सा हो जाता है। तो जो हम एक व्यवस्था से बना देंगे कि हमें इसको इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, हमें इन्वायरमेंट को संरक्षित करना है, हमें सारी चीज़ें जो भी हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग कर रहे हैं, हमें सारी चीज़ें देख के या समझ के या अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए। तो उसे ही हम कहते हैं मैनेजमेंट। अर्थात इन पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाता है जिसको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कहते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। अगला है आपका कंजर्वेशन प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? संरक्षण। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? रक्षा करना। बात ही एक ही है कि जब हम पर्यावरण को हमने जागरूक किया, लोगों को बताया, एक प्रबंधन बनाया कि आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको हानि पहुंचा रही हैं तो इन सारी चीज़ों को आप कम करिए, गैसों का उपयोग कम करिए। जैसे आप एसी का उपयोग ज़्यादा कर रहे हो तो उससे सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ रहा है, तो उससे क्या होगा? हमारे धीरे धीरे हमारा जो ओजोन लेयर है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है। धीरे धीरे आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज होगी डायरेक्ट आपकी स्किन पे पड़ेंगी, और जब डायरेक्ट पड़ेंगी तो आपका धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऐसा समय आएगा कि हर कोई स्किन कैंसर का मरीज हो जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ ज़्यादा जीवन यापन संभव नहीं होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को तो बचाने के लिए हमने मैनेजमेंट का व्यवस्था किया, मैनेजमेंट का निर्माण किया। इन्वायरमेंट अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता को देखा कि पर्यावरण जागरूकता वह है कि जो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए एक रास्ता प्रदान करती है, एक सिस्टम प्रदान करती है। इसी सिस्टम पे चलते हुए हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। अगला है कंजर्वेशन प्रोटेक्शन। देखिए संरक्षित तो हम करेंगे, कब करेंगे? जब हम उसको संरक्षित करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम एक पेड़ लगा नहीं सकते तो एक पेड़ हम उसको काटे भी नहीं,
लगाते हम लोग नहीं हैं, लेकिन जब हमारा घर बनने लगता है तो हम पेड़ को तुरंत काट देते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि हम पर्यावरण को क्या करें, पूरी तरह से कंजर्व करें। सारी चीज़ें एक में ही आएंगी, आप लोग घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की सारी चीज़ें देखें तो ये आप कहोगे कि मैम ये कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस था कि जो डेली हमारे जीवन में चलेगा, चाहे आप भूख प्यास वायु श्वास, ये सारी चीज़ें आपकी पूरे लाइफ में चलती रहेंगी, कंटिन्यू चलेंगी। देखिए, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या होता है? सतत विकास को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा सिस्टम जो हमें कंटिन्यूटी प्रदान करे, जो हम लगातार चलाते रहें, उसे ही हम कहते हैं सतत विकास। सतत विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो हमारे लाइफ में या हमारे लिए डेली चलता रहे, कंटिन्यू रूप से चलता रहे, बिना रुके हुए, उसी विकास को हम कहते हैं सतत विकास। ठीक, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। सतत विकास यही है कि जो ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो कंटिन्यू रूप से चलता रहता है, मतलब बिना रुके हुए, जो भी ऐसा डेवलपमेंट जो कंटिन्यू रूप से चलता है बिना रुके हुए, अर्थात यही विकास सबसे मस्टली हो जाता है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हो तो बिना रुके हुए अगर डेली पढ़ाई करते हो, जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने बीच में गैप कर दिया, इससे क्या होगा, हमको भी डिस्टर्बेंस है और आपको भी डिस्टर्बेंस, ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, सस्टेनेबल नहीं हुआ। तो ऐसा विकास जो कंटिन्यू हो रहा है, अगर हम कंजर्व कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू उसकी कंजर्व करें। अगर हम उसको अवेयर कर रहे हैं लोगों को, कंटिन्यू हम उसको अभियान चलाएं, ताकि अगर एक ऐसी स्थिति आए कि जब हमारा पर्यावरण पूर्णतः कंप्लीटली सेफ हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत अच्छे से तो नहीं समझाया गया क्योंकि कुछ कमियां हैं इसमें। हम आपको इसके बाद आप लोग टेस्ट दे लीजिए इस पेपर का, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ें आपको अच्छे से हम एक्सप्लेन करें, एक एक चीज़ें आपको हम नोट्स देते हुए चीज़ों को कंप्लीट करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कोशिश हमने यही किया है कि चीज़ें आपको समझ में आएँ। अगर नहीं समझ में आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाकी हमने आपको जो भी गाइड किया, जो भी क्वेरीज है उसके लिए सॉरी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।